हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोअर लिम्ब के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। और हमें पता है कि डायग्राम्स पढ़ने के बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट यूँ ही क्लियर हो जाता है और सारा टॉपिक भी कवर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिप जॉइंट से। ठीक है, तो एक डायग्राम है हिप जॉइंट का। हिप जॉइंट में सबसे पहले चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती है? हिप जॉइंट ना सबसे पहले बनता है किस चीज़ से? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का होता है। ठीक है, मतलब बॉल एंड सॉकेट ऑफ साइनोवियल जॉइंट से बना हुआ होता है। फिर उसके लिगामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो हिप जॉइंट बताते हैं कि किस चीज़ से बनता पहले है, कौन कौन सा बोन इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि इसमें हेड ऑफ द फीमर इन्वॉल्व रहेगा और एसिटाबुलम ऑफ द हिप एसिटाबुलम ऑफ द हिप जॉइंट रहता है। ठीक है, तो अब दूसरा चीज़ है कि इसके अंदर में हम लोग रिलेशंस देखते हैं और एक है तुम्हारे पास कि तुम्हें यहाँ पे लिगामेंट्स पढ़ना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आ सकता है। तो लिगामेंट्स में क्या क्या हो सकता है? लिगामेंट्स में जैसे कि हमें सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद और क्या होता है? इलियोफिमरल लिगामेंट, प्यूबोफिमरल लिगामेंट, इशियोफिमरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसिटैबुलर लैब्रम और ट्रांसवर्स एसिटैबुलर लिगामेंट्स। और ये एक रिलेशंस वाला पिक्चर है जिसमें हम लोग आराम से रिलेशंस याद कर सकते हैं कि एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या होता है। एंटीरियर में तुमको सबसे पहले दो मसल दिखेगा। ठीक है, एक तो इलियोसॉस मेजर का मसल दिखता है। ठीक है, उसके बाद तुमको रेक्टस फिमोरिस मसल दिखता है। तो रेक्टस फिमोरिस का हमें पता है कि दो हेड होता है, तो एक रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फिमोरिस और एक स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फिमोरिस दिखेगा। और एंटीरियर साइड में तुमको फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल नर्व भी दिखता है। इसको याद कैसे कर सकते हो तुम? वैन से। तो ये वेन, आर्टरी और नर्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि सुपीरियर रिलेशंस में क्या होता है। सुपीरियर रिलेशन में बस तीन मसल्स याद रखो, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस, बस। उसके बाद हम लोग आते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस में। पोस्टीरियर रिलेशंस में तुम देख ही रहे हो कि यहाँ पे कितना बड़ा है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, तो ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होगा। दूसरा है पायरिफॉर्मिस, फिर यहाँ पे आता है ऑप्टरेटर इंटरनस विथ टू जेमिली, सुपीरियर जेमिली एंड इन्फीरियर जेमिली, और उसके बाद आता है तुम्हारे पास क्वाड्रेटस फेमोरिस। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था क्वाड्रेटस फेमोरिस और ये रेक्टस फेमोरिस वाले पार्ट में, तो इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना कि क्वाड्रेटस फेमोरिस है। फिर उसके बाद इन्फीरियर रिलेशंस की अगर हम लोग बात करेंगे, इन्फीरियर रिलेशंस में आता है तुम्हारे पास ऑप्टरेटर एक्सटर्नस मसल। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे तुमको ब्लड सप्लाई वगैरह थोड़ा पे ध्यान देना पड़ेगा। ब्लड सप्लाई आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब आएगा और सारे डायग्राम्स में। तो ब्लड सप्लाई में बस दो तीन चीज़ें याद रख लो कि ब्लड सप्लाई में सबसे पहले ऑप्टरेटर आर्टरी होता है, दो सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी और एक दो ग्लूटियल आर्टरी होगा। उसके बाद आएगा तुम्हारे पास नर्व सप्लाई में फिमोरल नर्व, एक जो होता है तुम्हारा थ्रू द नर्व टू रेक्टस फिमोरिस, और फिर एक एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टरेटर नर्व। हम ऑप्टरेटर नर्व पढ़ेंगे जब उसका डायग्राम पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें क्लियर हो जाएगा कि एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑप्टरेटर नर्व सप्लाई करता है तुम्हारे को हिप जॉइंट को, और पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है नी जॉइंट को। फिर नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटस फिमोरिस का मसल था तुम्हारे पास, तो नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। और एक होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। हमें पता है कि सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसे किसे सप्लाई करता है, किसे करता है? ग्लूटियस मैक्सिमस को तो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व करता है, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस को तुम्हारा सप्लाई करता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये हुआ तुम्हारा बस हिप जॉइंट में। हिप जॉइंट में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है। अब हम लोग आते हैं नी जॉइंट के ऊपर में, और नी जॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो नी जॉइंट में हम लोग को सबसे पहले देखना है कि किस टाइप का जॉइंट होता है। तो कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट होता है, वो भी साइनोवियल था, ये भी साइनोवियल था। ठीक है, ये कॉन्डाइलर टाइप का साइनोवियल जॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दो कॉन्डाइल जैसे कि टीबिया और फीमर के बीच में बन रहा है, तो मीडियल और लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर एंड मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टीबिया से बनता है। साथ में तुम्हारा एक जो सैडल जॉइंट भी प्रेजेंट होता है इनके पास। सैडल जॉइंट किसके किसके बीच में बनेगा? तुम्हारा जो फीमर है और फीमर के ऊपर में तुम्हारा जो पटेला रहता है उसके पास उसके बीच में बनता है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो होता है तुम्हारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है लिगामेंट्स पे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो लिगामेंट्स में आ जाएगा तुम्हारे पास सबसे पहले फाइब्रस कैप्सूल, फिर लिगामेंटम पटेले, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा तीबियल कोलैटरल लिगामेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, तो इसको हम लोग तीबियल कोलैटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं। ये लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है, इसको फिब्युलर कोलैटरल लिगामेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद जो मेनिस्कस होता है तुम्हारा मीडियल कोंडाइल पे, मीडियल कोंडाइल ऑफ तिबिया एंड लैटरल कोंडाइल ऑफ तिबिया पे, तो ये होता है तुम्हारा लैटरल मेनिस्कस, ये होता है तुम्हारा मिडिल मेनिस्कस। फिर तुम्हारे पास आता है एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, फिर उसके बाद पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट तुम्हारे मीडियल कोंडाइल पे जाकर जुड़ रहा है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट तुम्हारे लैटरल कोंडाइल पे जाकर जुड़ता है। ये सारा तुमको याद रखना है। फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि यहाँ पे पोप्लिटियल मतलब पोप्लिटियल लिगामेंट भी होता है। दो पोप्लिटियल लिगामेंट याद कर लेना, एक ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट और एक आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट। फिर उसके बाद तुम्हारे पास मैंने बता ही दिया क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है। और एक और बस याद रख लेना कि जो तुम्हारा मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस होता है ना, इसको एक लिगामेंट जोड़ रही होती है, उस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो नाम याद करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ब्लड सप्लाई देख लेते हैं और नर्व सप्लाई देख लेते हैं। ये ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई आगे जाकर काम आता है, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो ये सारा चीज़ रिपीट होगा। 5 जेनिकुलर ब्रांचेस होता है पोप्लिटियल आर्टरी का।
ठीक है। फिर डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। फिर 2 रिकरेंट ब्रांच आता है तुम्हारा एंटीरियर टिबियल आर्टरी का, और एक सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का तुम्हारा कौन आया, सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच, और एंटीरियर टिबियल आर्टरी का तुम्हारे पास 2 रिकरेंट ब्रांच आया, एक डिसेंडिंग एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारे पास डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। अब नर्व सप्लाई में देखते हैं, तो नर्व सप्लाई में तुम्हारे पास फेमोरल नर्व तो आएगा ही, फेमोरल नर्व आता है। फिर उसके बाद आता है ब्रांच टू वेस्टाई, स्पेशली वेस्टस मीडियालिस वाला। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा शियाटिक नर्व, जिसके पास हमें पता है जब पॉप्लिटियल वाला आ रहा है तो शियाटिक नर्व और उसका 2 जो तुम्हारा टूट रहा था, एक टिबियल और कॉमन पेरोनियल का, उन दोनों का जेनिकुलर ब्रांच भी आता है। फिर उसके बाद हमने पहले ही पढ़ा था कि पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टरेटर नर्व नी जॉइंट को सप्लाई करता है, तो ये नी जॉइंट को सप्लाई करेगा। तो ये हुआ तुम्हारा नी जॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एंकल जॉइंट के बारे में। एंकल जॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं जितना नी जॉइंट और हिप जॉइंट है, बट ये भी है इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली किस टाइप का जॉइंट होता है, ये भी जो तुम्हारा जॉइंट होता है वो भी हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट ही होता है, मतलब साइनोवियल जॉइंट का ही एक हिंज वैरायटी टाइप का होता है। तो हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। बस इतना याद रखो किसके किसके बीच में बन रहा है, जैसे कि तुम्हारा टीबिया और उसका मीडियल मैलियोलस पार्ट, और जो तुम्हारा फिबुला होता है उसका लैटरल मैलियोलस पार्ट, और एक इन्फीरियर ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट होता है, और नीचे से तुम्हारा आ जाता है टैलस। टैलस का तुम्हारा सारा सरफेस ले लेता है, अपर सरफेस, मीडियल सरफेस एंड लैटरल सरफेस ऑफ द टैलस। ये सारा का सारा मिलकर ना इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बारे में फिर एक और चीज़ याद रखो कि इस चीज़ को और क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरलॉकिंग हो जाता है इनके बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोलैटरल लिगामेंट्स होती हैं इनके साइड में, वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसमें एक और चीज़ बस याद रख लो कि यहाँ पे टेंडेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है एंकल जॉइंट को। जैसे कि इसके पास जो होता है 4 फ्रंट में होता है, 3 इसका पोस्टीरियर मीडियल साइड में होगा, और 3 इसका जो टेंडन 2 टेंडन जो होता है इसका पोस्टीरियर लैटरल साइड में होता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि लिगामेंट्स कितने होते हैं, तो लिगामेंट्स हमारे पास 3 है, फाइब्रस कैप्सूल, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स और एक लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स। उसके बाद तुम ये देख लेना कि जो तुम्हारे पास मिडिल कोलैटरल लिगामेंट मिला है उसमें ना 2 पार्ट होता है, एक सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट। उसमें थोड़ा थोड़ा नाम देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद तुम रिलेशंस यहाँ पे अगर तुम्हारे को डायग्राम बनाने के लिए आ जाना तो आराम से मार्क्स मिल जाएगा, और इससे सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी कि यहाँ पे रिलेशंस क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि एंटीरियर रिलेशंस में क्या होता है, तो ये नाम याद करना बहुत बहुत ही ईजी है, क्योंकि एंटीरियर रिलेशंस में देखो यहाँ पे टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, और फिर यहाँ पे एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्टियस। ये ईजी इसलिए है क्योंकि ये सारा का सारा जो मसल्स है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग का है, और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो नर्व्स आर्टरी सप्लाई करती है वो कौन सी होती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और जो नर्व सप्लाई करता है कौन होता है, डीप पेरोनियल नर्व। तो ये ऐसे याद कर लो। फिर उसका जो पोस्टीरियर रिलेशंस में, तो हमारा जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग होता है उसको कौन कौन सा मसल होता है, तो tibialis पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस। उसमें कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है, वो टिबियल नर्व होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर लैटरल वाले पार्ट में। तो पोस्टीरियर लैटरल वाले पार्ट में हमारे पास 2 मसल्स होता है, क्योंकि लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में कौन 2 मसल्स होते हैं, एक होता है तुम्हारे पास पेरोनियस लॉन्गस और एक पेरोनियस ब्रेविस। तो बस एंटीरियर वाले रिलेशंस में तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जो जो मसल्स था वो लिख दो लाइन से, और उसके बीच में तुमको 2 आर्टरी, एक आर्टरी अपना जो उसको सप्लाई कर रहा था और एक नर्व जो उसको सप्लाई कर रहा था वो लिखना है। पोस्टीरियर में जो पोस्टीरियर मसल्स होता है उसके बारे में लिखना है, और जो आर्टरी और नर्व सप्लाई कर रहा होता है उसके बारे में लिखना है। लैटरल कंपार्टमेंट में हमारा जो 2 मसल्स है बस वही 2 मसल्स के बारे में लिख देना, एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं। ये होता है तुम्हारा एंकल जॉइंट खत्म। इसमें ना अगर तुम्हें ब्लड सप्लाई वगैरह और नर्व सप्लाई भी लिखना होगा ना तो बस नॉर्मल है, तुम एक्स्ट्रा लिखो ही मत। ब्लड सप्लाई देख रहे हो ना यहाँ पे, tibialis एंटीरियर टिबियल आर्टरी से और एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से, और फिर नर्व सप्लाई देख रहे हो ना, एक टिबियल नर्व और एक डीप पेरोनियल नर्व, बस इतना लिख दो और कुछ भी नहीं। मतलब ये डायग्राम अगर क्लियर है, कुछ नहीं भी याद है, बस इतना याद रखो कि किस किस के बीच में बन रहा है एंकल जॉइंट, और ये याद रख लो कि यहाँ पे इसका रिलेशन क्या है, और इसी को तुम अच्छे से करके लिख देना, डायग्राम बना के मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी के बारे में। तो डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी बेसिकली क्या होता है कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो आ रहा है तुम्हारा उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा लैटरल मेडियोलस और मिडिल मेडियोलस पे अगर तुम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे तो जैसे ही ये जो एंटीरियर टिबियल आर्टरीज को क्रॉस करता है वो खुद बन जाता है तुम्हारा डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। ये डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी आने के बाद तुम्हारा जो फर्स्ट डॉर्सल इंटरोशियाई होता है मसल, उसमें जाके वो पियर्स करेगा और फिर सोल ऑफ द फुट में चला जाता है, और एक आर्क होती है उसको, उस आर्क को जाके वो कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे ये कुछ ब्रांचेस देती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली ये जो तुम्हारा पियर्स कर रहा है वो फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस में आकर पियर्स करता है। किस मसल को पियर्स कर रहा है, तो फर्स्ट डॉर्सल इंटरोशियाई मसल को पियर्स करता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद ये 2 ब्रांचेस देती हैं, एक लैटरल टार्सल ब्रांचेस, एक मीडियल टार्सल ब्रांचेस। उसके बाद ये ब्रांच देती है एक आर्कुएट आर्टरी। उसके बाद तुम्हारा आता है एक, ये आर्कुएट आर्टरी तो मान लो इन लोग सबको सप्लाई कर दिया, लेकिन जो तुम्हारा टो है मेन, उसको सप्लाई करने के लिए हम लोग फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी निकालते हैं। ये जो फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, ये तुम्हारा कोई आर्टरी नहीं है, ये बस एरो है जिसके थ्रू
शोइंग यू कि ये फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है। तो ये जाकर तुम्हारा बेसिकली इन सबको सॉरी टो को सिर्फ सप्लाई कर रहा है। तो तुम देख सकते हो, ये एक चीज़ नोटिस कर लेना कि इसका ये वाला जो है, इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, मीडियल वाला पार्ट सप्लाई कर रहा है वो। समझ में आ रहा ना? ये इसका तो टो को तो पूरा यही सप्लाई कर रहा है, पर जो सेकंड वाला पार्ट है तुम्हारा, उसको उसके भी मीडियल पार्ट को ये सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या कौन सा ब्रांच था? फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज। बस इतना याद रखो, और कुछ भी नहीं याद रखना इसमें। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे डीप पेरोनियल नर्व के बारे में कि डीप पेरोनियल नर्व आखिर कहाँ से रहा है। देखो हम लोग को पता था, हम चलो पोप्लिटियल फोसा में लेकर चलते हैं। पोप्लिटियल फोसा में तुम्हारा शियाटिक नर्व आया था, वो दो पार्ट में टूटा था। एक तुम्हारा था कॉमन पेरोनियल नर्व और एक था तुम्हारा tibial पार्ट, राइट। तो tibial पार्ट तो जहाँ पे टूटा वो वहीं पे रह गया, पोस्टीरियर पार्ट में ही। लेकिन जो तुम्हारा कॉमन पेरोनियल वाला पार्ट था, वो तुम्हारा जो नेक ऑफ द फिबुला होता है उसको बेसिकली क्रॉस करता है और क्रॉस करके आगे की तरफ आता है एंटीरियर पार्ट में। तो ये ना जाकर यहाँ पे दो ब्रांचेस देता है। एक ब्रांच होता है तुम्हारा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और एक होता है तुम्हारा डीप पेरोनियल नर्व। जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होता है तुम्हारा, वो तो तुम्हारा लेटरल पार्ट में ही रह जाएगा, और जो तुम्हारा डीप पेरोनियल नर्व होता है वो आगे पूरा फिबुलर नेक को क्रॉस करेगा और तुम्हारा मीडियल पार्ट में आ जाता है। और ये किसको सप्लाई करेगा? ये देखो सप्लाई करता है तुम्हारा tibialis एंटीरियर पे। नॉट एक्जैक्टली मीडियल नहीं बोल रहे, मतलब तुमको दिख रहा है कि फिबुला तुम्हारा लेटरल साइड में होता है, तो वो लेटरल पार्ट में ही रह गया। तो अगर वो लेटरल पार्ट में रह गया तो वो किसको किसको सप्लाई करेगा? पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस को। इसको हमने फिबुलरिस लॉन्गस और फिबुलरिस ब्रेविस भी लिखा है क्योंकि फिबुला के पास है। पेरोनियस का मतलब बेसिकली होता है लेटरल। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व किसको किसको सप्लाई करता है तुम्हारा? सबसे पहले tibialis एंटीरियर मसल को, एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस को, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस को, इन सभी को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सप्लाई करने के बाद इधर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको बस मेन यहाँ पे फोकस करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर तुम लोअर लिम्ब पढ़ रहे हो ना, लोअर लिम्ब पढ़ने से पहले अगर तुमने एक बार बस कैडेवर देख लिया ना, कैडेवर का वीडियो यूट्यूब के थ्रू देखो, और यूट्यूब के थ्रू अगर तुमने कैडेवर एक बार समझ लिया तो सारा नर्व, सारा मसल्स बहुत ईजिली समझ में आएगा। नर्व्स का पता नहीं, पर मसल्स बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा और याद हो जाएगा। ऐसे रटोगे तो याद नहीं होता है, तो इसके थ्रू जाओ। और फिर उसके बाद ये नर्व सप्लाई तुम्हें पता चलिए ये किसको सप्लाई कर रहा है। तो किसको सप्लाई कर रहा है? tibialis एंटीरियर को, एक्सटेंसर डिजिटरम लॉन्गस को, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस को, ठीक है। ये तीन मसल्स याद रख लेना। और इधर से तुमको पता ही है कि लैटरल है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व किसको सप्लाई करेगा। एक और चीज़ कि अगर डीप पेरोनियल नर्व सॉरी कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में लिखने के लिए आएगा तो तुमको डीप पेरोनियल नर्व, या फिर अगर लॉन्ग में आ जाए तो तुम लिख दो इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करके। लेकिन अगर शॉर्ट में आ रहा है तो उसमें कॉमन पेरोनियल नर्व का ब्रांच अलग से लिखना पड़ता है कि जब तक ये टूटा नहीं है इन दोनों के बीच में। समझ में आ रहा है? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वीनस ड्रेनेज ऑफ द लोअर लिम्ब के बारे में। वीनस ड्रेनेज किस तरीके से चलता है? हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं फेमोरल वेन वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ हटाओ। हमारे पास ना दो वेन होता है, एक सुपरफिशियल वेन होता है, एक डीप वेन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें पता है कि जो वेन स्टार्ट होगा वो तुम्हारा नीचे से स्टार्ट होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, राइट। तो हम लोग स्टार्ट भी नीचे से करेंगे। हाँ, तो पहले ये पता होना चाहिए भाई कि सुपरफिशियल वेन कौन कौन सा है, डीप वेन कौन कौन सा है। तो यहाँ पे डीप वेन्स देखो, तुम्हारा फेमोरल वेन, पोप्लिटियल वेन, फिर तुम्हारा जो यहाँ पे टूटता है पोप्लिटियल वेन, तुम्हारा एंटीरियर tibial वेन और पोस्टीरियर tibial वेन के बीच में, फिर ये पोस्टीरियर tibial वेन है, ये एंटीरियर tibial वेन है। ये पोस्टीरियर tibial वेन एक ब्रांच देती है, इसको पेरोनियल वेन कहते हैं। ये सारा का सारा जो तुम्हारा है ये डीप वेन्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ग्रेट सेफेनस वेन आता है। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा सुपरफिशियल वेन है। और यहाँ पे आता है तुम्हारा स्मॉल सेफेनस वेन, ये भी तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा सुपरफिशियल वेन है। और बेसिकली इन दोनों को जो जोड़ता है ना, सुपरफिशियल वेन और डीप वेन्स को, उसको कहते हैं परफोरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से चल रहा है पूरा। सबसे पहले ना यहाँ पे डॉर्सल वीनस आर्च होता है, डॉर्सल वीनस आर्च, और एक डीप मार्जिनल वेन आता है, ठीक है। सॉरी, मीडियल मार्जिनल वेन। मीडियल मार्जिनल वेन ड्यूरल वेनस साइनस ड्यूरल वीनस आर्क से मिलकर ग्रेट सेफेनस वेन बनाता है। नीचे से स्टार्ट होगा ना, ऊपर से थोड़ी स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होकर ये ड्रेन करेगा ऊपर, ठीक है। तो ये पहले डॉर्सल वीनस आर्क और मिडियल मार्जिनल वेन से मिलकर तुम्हारा ग्रेट सेफेनस वेन बनेगा। ग्रेट सेफेनस वेन आगे जाती है, उसके बाद एक ब्रांच देती है जिसको पोस्टीरियर आर्च वेन कहते हैं। आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद ये जाके पूरा ड्रेन कर देती है किसमें? फेमोरल वेन के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट सेफेनस वेन की भी बात कर लें तो ये भी तुम्हारा ऐसे ही बनता है कि ड्यूरल वेनस आर्च और एक लेटरल मार्जिनल वेन होता है, उसके थ्रू ये बनता है। उसके बाद ये लेटरल पर मतलब ये जाकर तुम्हारा स्मॉल सेफेनस वेन बनेगा। ऊपर बनने के बाद ये पोप्लिटियल वेन में जाकर तुम्हारा ड्रेन कर देता है। उसके बाद हम लोग इसके परफोरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कितने सारे परफोरेटर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 परफोरेटर्स तुमको दिए गए जो कहते हैं हम लोग मीडियल परफोरेटर्स। तो मीडियल परफोरेटर्स जो होता है वो तुम्हारा, जो मिडिल परफोरेटर्स होता है इसमें हम लोग कहते हैं कि एक अपर है, ये मिडिल है और लोअर परफोरेटर्स है। ये अपर मिडिल लोअर परफोरेटर्स बोले तो अपन मीडियल परफोरेटर्स जो होते हैं किसे किसके बीच में बनते हैं? ये पोस्टीरियर tibial वेन और पोस्टीरियर आर्च वेन के बीच में बनता है। उसके बाद आता है तुम्हारा एक वेन जिसको बोलते हैं हम लोग एक परफोरेटर्स आता है तुम्हारा बिलो द नी आर्च, जो तुम्हारा ग्रेट सेफेनस वेन
और तुम्हारा पोस्टीरियर टिबियल वेन में बनता है। ये याद रखना, यहाँ पे मत बना देना, ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 3 ही सिर्फ मीडियल परफोरेटर्स ही सिर्फ आ रहा है जो पोस्टीरियर टिबियल वेन और तुम्हारा पोस्टीरियर आर्क वेन के बीच में जुड़ता है। ग्रेट सेफेनस वेन और जो तुम्हारा पोस्टीरियर टिबियल वेन के बीच में जुड़ रहा है उसको बिलो नी परफोरेटर्स कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक एडक्टर केनाल परफोरेटर्स भी होता है। एडक्टर केनाल परफोरेटर्स जो होता है वो तुम्हारा ग्रेट सेफेनस वेन और तुम्हारा फेमोरल वेन के बीच में जाकर जुड़ता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कि अगर यहाँ पे मीडियल परफोरेटर्स है तो लैटरल परफोरेटर्स भी होना चाहिए। लैटरल परफोरेटर तुम्हारा स्मॉल सेफेनस वेन से लेकर पोस्टीरियर टिबियल वेन में जुड़ता है। तो बस इतना याद रखना है इसके अंदर में कितने परफोरेटर्स होते हैं कितने नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ग्रेट सेफेनस वेन के बारे में। तो हमें बेसिकली यहाँ से याद रखना ग्रेट सेफेनस वेन के बारे में। इसमें मैं तुम्हारे को क्लिनिकल से भी बताऊँगी। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस किस चीज़ से बन रहा था, राइट। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या ट्रिब्यूटरीज आकर इसमें जुड़ रहा है। तो ये तुम्हारा हमें पता था ड्यूरल वेनस आर्च और एक मिडिल मार्जिनल वेन से मिलकर बनता है। जब ऊपर जाएगा तो सबसे पहले हमने ये भी देखा था पोस्टीरियर आर्क वेन आ रहा था और इसमें कुछ परफोरेटर्स भी थे, मीडियल परफोरेटर्स कह रहे थे। उसके बाद तुम्हारे पास एक बिलोनी परफोरेटर्स भी आ रहा था जो ग्रेट सेफेनस वेन और किसके बीच में, पोस्टीरियर टिबियल वेन में बन रहा था। फिर एक और ट्रिब्यूटरीज आ रहे हैं, यहाँ पे 2 ट्रिब्यूटरीज आ रहे हैं, एक एंटीरियर वेन ऑफ लेग और एक होता है वेन फ्रॉम द काफ। उसके बाद आता है तुम्हारे पास एक और परफोरेटर्स एडक्टर केनाल परफोरेटर्स। फिर आता है तुम्हारे पास 2 और वेन आके इसमें ऐड कर रहे होते हैं, वो होता है तुम्हारा, एक तो हो गया तुम्हारे पास एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई। तो देखो एंटीरियर में तुम्हारे पास दोबारा एक एंटीरियर क्यूटेनियस, एक आता है तुम्हारे पास एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ द थाई और एक आता है एंटीरियर वेन ऑफ द लेग। एक आता है तुम्हारे पास एक्सेसरी सेफेनस वेन, एक्सेसरी सेफेनस वेन मतलब ग्रेट सेफेनस वेन में कौन ड्रेन करा है, एक्सेसरी सेफेनस वेन। और तुम्हारा एक हो गया वेन फ्रॉम द काफ और एक होता है एंटीरियर वेन ऑफ द लेग। और ये सारे परफोरेटर्स वगैरह सारा कुछ याद कर लेना डायग्राम के अकॉर्डिंग। इसको हम लोग बेसिकली ना बाईपास ग्राफ्टिंग में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता हो ना कि हार्ट में कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो हम लोग कुछ बाईपास ग्राफ्टिंग में वेन वगैरह यूज़ करते हैं। तो जो हमारे बॉडी का जो वेन हम लोग यूज़ करते हैं ना वो ग्रेट सेफेनस वेन ही यूज़ करते हैं बेसिकली। हम लोग वैरिकोज वेन के बारे में भी पढ़े हैं। बेसिकली वैरिकोज वेन होता कब है, देखो वैरिकोज वेन कब होता है, जब तुम्हारा, हमें पता है कि सुपरफिशियल वेन डीप वेन से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ परफोरेटर्स, ठीक है। तो जब और जनरली क्या होता है कि सुपरफिशियल वेन से ये डीप वेन में जारी होती है विद द हेल्प ऑफ परफोरेटर्स, राइट। तो ये होता क्या है कि मान लो कि तुम्हारा वैरिकोज वेन, तुम्हारा क्या हो गया कि ब्लॉकेज हो गया तुम्हारा बेसिकली वैल्व में, क्योंकि जो हमारा परफोरेटर्स होता है उसमें वैल्व होता है और वो 1 वे वैल्व ही होता है सिर्फ। मान लो कि उस वैल्व में कोई प्रॉब्लम आ गया या फिर जो टर्मिनल वैल्व होता है जो तुम्हारा सुपरफिशियल वेन और परफोरेटर के बीच में है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब वो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा काफ मसल बेसिकली, जिससे हमारा डीप वेन उसको अब ऊपर की तरफ लेकर जाता ब्लड वगैरह को, तो वो अब क्या होगा कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब तो वो ऊपर जाएगा, पर वो जब रिलैक्स कर रहा होगा तो उस समय जो वेन होगा, जो मतलब ब्लड होगा, वो तुम्हारा ब्लड जो बेसिकली होगा वो परफोरेटर वेन के थ्रू सुपरफिशियल वेन में आने लगेगा। और सुपरफिशियल वेन में आने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होने लगेगा और उसकी वजह से तुम्हारा वैरिकोज वेन देखने को मिलता है तुम्हारा सुपरफिशियल वेन के अंदर में, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉमन होता है तुम्हारा 3rd ट्राइमेस्टर में। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये 3rd ट्राइमेस्टर में आखिर वैरिकोज वेन देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि उस समय यूट्रस ना इनलार्ज हो जाता है बहुत ज़्यादा। यूट्रस इनलार्ज होने की वजह से तुम्हारा जो इलियाक वेन होता है वो कंप्रेस हो जाता है और इलियाक वेन कंप्रेस होगा तो उससे ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से तुम्हारे को 3rd ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। बेसिकली जो वैरिकोज वेन हो रहा है ना वो कंप्रेस होने की वजह से ही हो रहा है तुम्हारा वेन, मतलब जो वेन है तुम्हारा बेसिकली उसको कंप्रेस होने की वजह से हो रहा है। छोड़ दो, अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो तुम अलग से वीडियो मैं बना दूँगी वैरिकोज वेन पे, वो तुम देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं शियाटिक नर्व के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है एमबी में भी और बहुत सारे एग्जाम्स में तुम्हारे टर्मिनल्स में भी आ सकते हैं। सियाटिक नर्व जो बेसिकली होता है वो तुम्हारा दोनों कंपोनेंट से बना हुआ है। एक तुम्हारा टिबियल पार्ट होता है, उसमें एक होता है तुम्हारा कॉमन पेरोनियल पार्ट, ठीक है। तो जो तुम्हारा टिबियल पार्ट होता है वो बेसिकली L4, L5, S1, S2, S3 के वेंट्रल डिवीजन से मिलता है, और जो डॉर्सल डिवीजन होता है तुम्हारा L4, L5, S1, S2 उसके डॉर्सल डिवीजन से तुम्हारा बनता है कॉमन पेरोनियल वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा बेसिकली जो होता है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास कॉमन पेरोनियल पार्ट किसको सप्लाई करेगा, टिबियल पार्ट किसको सप्लाई करेगा। कॉमन पेरोनियल पार्ट तो अभी सिर्फ एक ही चीज़ याद रखो कि वो शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस को सप्लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीजी का भी क्वेश्चन होता है कि शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस को वो सप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जितना भी मिडल कंपार्टमेंट होता है, जैसे कि तुम्हारा सेमीटेंडिनोसस हो गया, सेमीमेम्ब्रेनोसस हो गया और तुम्हारा बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड, ये सबको तुम्हारा टिबियल पार्ट ही सप्लाई करता है। लेकिन सिर्फ जो शॉर्ट हेड होता है वो तुम्हारा बाइसेप्स फेमोरिस का, वो तुम्हारा कॉमन पेरोनियल पार्ट सप्लाई करता है, तो याद रखना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शियाटिक नर्व किस तरीके से कहाँ कहाँ होकर जा रही है, इसका बेसिकली कोर्स देखेंगे।
शैटिक नर्व का बेसिकली अगर हम लोग कोर्स देखेंगे तो सबसे पहले क्या करता है, पायरिफॉर्मिस के पीछे से आएगा, इन फ्रंट ऑफ द पायरिफॉर्मिस बेसिकली बुक में लिखा रहता है। तो पायरिफॉर्मिस से होता हुआ ये क्रॉस करेगा किसी उसको ऑब्टुरेटर इंटरनस विद टू जेमिली को, उसके बाद यहाँ पे आएगा क्वाड्रेटस फेमोरिस को करेगा, फिर एडक्टर मैग्नस को, फिर उसके बाद ये तुम्हारा क्या है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस, उसके पीछे से ये क्रॉस करता हुआ पोप्लिटेल फोसा में एंटर करेगा और टर्मिनेट कर जाएगा 2 पार्ट में। समझ में आया? इसमें और इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, इतना डायग्राम बना दोगे ये मोर देन इनफ है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉप्लिटेल फोसा के बारे में। पॉप्लिटेल फोसा बेसिकली जो होता है तुम्हारा वो किस किस चीज़ से बनता है पता है? नहीं पता है। पॉप्लिटेल फोसा में पता है कि सुपेरोलैटरल, सुपेरोमीडियल और इन्फेरोलैटरल, इन्फेरोमीडियल। तो सुपेरोमीडियल तुम्हारा सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस बना रहा है, विच इज सप्लीमेंटेड बाय द ग्रासलेस एंड आर्टोरियस, वो छोड़ो। जो सुपेरोलैटरल पार्ट जो होता है तुम्हारा वो बन रहा था तुम्हारा बाइसेप्स फेमोरिस, और फिर उसके बाद तुम्हारा इन्फेरोलैटरल पार्ट होता है लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल, और साथ में तुम्हारा प्लांटेरियस मसल भी उसके साथ में होता है। साथ में तुम्हारा जो सुपेरोमीडियल पार्ट बना था मिडिल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनीमियस मसल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि पोप्लिटेल फोसा का रूफ किस चीज़ से बनता है। तो रूफ में बस एक याद रखो कि एक वेन होगा, स्मॉल सेफिनस वेन। अभी हमने पढ़ा था ना वीनस ड्रेनेज में कि तुम्हारा स्मॉल सेफिनस वेन ड्रेन करता है पोप्लिटेल वेन में, तो एक वो होगा रूफ में तुम्हारा स्मॉल सेफिनस वेन। एक हो जाता है तुम्हारा पोस्टीरियर डिवीजन मीडियल क्यूटेनियस वेन का, और एक होता है तुम्हारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। समझ में आया? मतलब देखो, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई का पोस्टीरियर डिवीजन, और फिर एक होता है तुम्हारा पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, और एक हो जाता है तुम्हारा पेरोनियल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो ये 3 नर्व तुम्हारा जो है बेसिकली वो रूफ बनाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि पॉप्लिटेल फोसा का कंटेंट क्या क्या होता है। तो पॉप्लिटेल फोसा है तो पॉप्लिटेल आर्टरी, पॉप्लिटेल वेन होना चाहिए, और हमें पता है कि शैटिक नर्व आकर यहीं पे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था, एक टिबियल नर्व और एक कॉमन पेरोनियल नर्व वाला पार्ट। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि तुम्हारा देखो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक ये और एक ये पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट में बेसिकली ये कैसे रन कर रहा है, इस पार्ट में देख सकती हो तुम कि सबसे पहले आर्टरी होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा वेन होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा नर्व होता है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद जब हम लोग इसके मिडिल वाले पार्ट में इस पार्ट में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले नर्व हो जाता है, फिर वेन हो जाता है, फिर आर्टरी हो जाता है, और यही आगे कंटिन्यू कर जाता है। मतलब कि वेन तो कांस्टेंट है, हर जगह वेन बीच में है तो वो बीच में ही है, बस आर्टरी और नर्व ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। पहले आर्टरी आगे था, अब आर्टरी जो है वो पीछे चला गया और नर्व आगे आ गया है। तो ये टिबियल पार्ट ऑफ द नर्व तो इधर हमें दिख ही रहा है, और यहाँ पे जो हमारा ये है हमें पहले ही पढ़ा था कि ये जो पार्ट है हमारा वो पीछे जाके तुम्हारा फिबुला को क्रॉस करता है बेसिकली, और जाके डिवाइड होता है। तो ये अगर कॉमन पेरोनियल नर्व के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आएगा शॉर्ट नोट, तो हम लोग इसको पूरा कंसिडर करके लिखेंगे। तो कॉमन पेरोनियल नर्व का सबसे पहले आता है तुम्हारा कौन सा ब्रांच आएगा, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस, फिर सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व। अगर कोई सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व है तो इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व भी होगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास 2 क्यूटेनियस ब्रांच आता है इसका, एक लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द काफ और एक होता है स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, ठीक है। एक तो स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व हो गया, और एक हो जाएगा तुम्हारे पास लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द काफ। ये दोनों क्यूटेनियस ब्रांच है। और अगर ये बाकी सारा तुमको याद कर ही लेना, अभी हमने पढ़ा ही था कि शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस को सप्लाई कर रहा है कॉमन पेरोनियल नर्व का पार्ट, तो ये हो गया। एक ये याद कर लो कि सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व, अगर सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व है तो इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर नर्व भी होगा, और 2 क्यूटेनियस हो जाएगा, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द काफ और एक स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। एक होता है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के बारे में, ये भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, और इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो वो भी याद करना पड़ता है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो देखो ये तुम्हारा जो होता है इलियम होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द इलियम से ओरिजिनेट हो रहा है, और सैक्रम का बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो उसके पार्ट मतलब डॉर्सल पार्ट से, सैक्रम के डॉर्सल पार्ट से भी ओरिजिनेट होता है और कॉकिक्स से साइड से भी ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ये इंसर्ट कहाँ पे होता है, तो इलियोटिबियल ट्रैक का जो मेजर पार्ट है वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, और ग्लूटल टिबिरोसिटी ऑफ द फीमर में भी इंसर्ट हो जाता है। इसमें एक लिगामेंट दिख रहा है कि सैक्रोटिबुलर लिगामेंट होता है, नाम से पता चल रहा है सैक्रोटिबुलर लिगामेंट, तो सैक्रम से जुड़ रहा है, और एक प्यूबिक ट्यूबरकल से जुड़ रहा है, तो सैक्रोटिबुलर लिगामेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें पास होती है अभी हमने पढ़ा था, लेट मी शो यू। ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर आता है। उसमें मान लो ग्लूटियस मैक्सिमस के अंदर तुम्हारे पास ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, फिर यहाँ पे पायरिफॉर्मिस, ये ऑब्टुरेटर इंटरनस विद टू जेमिली, क्वाड्रेटस फेमोरिस, सारे के सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, और फिर एडक्टर मैग्नस, ये सारी चीज़ें आती है। कुछ वेसल्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं, तो ये सब याद करना है, याद कर लेना अच्छे से। एक और चीज़ जो बहुत बार पूछा जा चुका है वो होता है ट्रेडलेनबर्ग टेस्ट एंड साइन। बेसिकली ये क्या होता है, ये हम लोग ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस इन दोनों का हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये दोनों सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो गया इन दोनों का, इसके लिए हम लोग ये टेस्ट यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है, मतलब बेसिकली पेल्विक ड्रॉप को प्रिवेंट क्यों किया जा रहा है, पेल्विक ड्रॉप इसलिए प्रिवेंटेड है क्योंकि मान लो कि अगर हम लोग जब लेफ्ट फुट उठाते हैं, ये हमारा लेफ्ट फुट है, और लेफ्ट फुट को जब हम लोग उठाते हैं, जब हम लोग ग्राउंड से
तो उस समय क्या होता है कि उस समय भी हमारा पेल्विक ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट वाला जो पेल्विस होता है उसको कौन सपोर्ट कर रहा होता है, राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस मसल बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए ये इसका पेल्विक ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम्हारा राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, अगर तुम्हारा राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस ख़राब हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तुम अगर वो अपने पैरों को उठाओगी, जो मतलब अनसपोर्टेड जो लेग है तुम्हारा, उस टाइम पे जो तुम्हारा लेफ्ट पार्ट का जो पेल्विस है अब उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है तुम्हारे पास राइट साइड का ग्लूटियस मीडियस, क्योंकि वो पैरालाइज हो गया। तो इस टाइम पे तुमको पेल्विक ड्रॉप देखने को मिलेगा। बेसिकली यही होता है टडलनबर्ग टेस्ट या फिर साइन। तो ये देख लेना अच्छे से। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस में भी यूज़ किया जाता है कि वो लोग सही है नहीं है, ट्रेडल उनका पैरालिसिस हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने के लिए। ये बेसिकली क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे हम लोग ऑप्टोरेटर नर्व पढ़ने वाले हैं। ऑप्टोरेटर नर्व देखो बेसिकली L2 L3 L4 का जो वेंट्रल डिवीजन होता है उससे मिलके बनता है, और ये बेसिकली नीचे आने के बाद ऑप्टोरेटर केनाल में एंटर करता है। ऑप्टोरेटर केनाल के बाद इसका दो डिवीजन होता है, कहाँ पे, जस्ट अबव द ऑप्टोरेटर एक्सटर्नस दो डिवीजन होगा इसका, एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो इसका होगा वो आगे जाएगा और पोस्टीरियर डिवीजन इसका ऑब्वियसली पीछे आएगा। पोस्टीरियर डिवीजन आने के बाद सबसे पहले पियर्स करेगा ऑप्टोरेटर एक्सटर्नस मसल को, और फिर उसके बाद वो सप्लाई करेगा तुम्हारा एडक्टर मैग्नस मसल को, और फिर एडक्टर ब्रेविस मसल को, और फिर एडक्टर मैग्नस के अंदर हमें पता है कि एक ओपनिंग होता है, इसको अपन कहते हैं एडक्टर हायटस। उस एडक्टर हायटस से वो बाहर निकल जाता है और वो बेसिकली जाके जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द नी जॉइंट, मतलब बेसिकली वो नी जॉइंट को जाके सप्लाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका एंटीरियर जॉइंट होता है, एंटीरियर डिवीजन होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि ये हिप जॉइंट को सप्लाई करता है और इसका पोस्टीरियर वाला डिवीजन नी जॉइंट को सप्लाई कर रहा था। तो इसका सबसे पहले जो आता है, इसका पहला ब्रांच आता है जो पेक्टिनियस मसल को सप्लाई करेगा, दूसरा ब्रांच जो आएगा एडक्टर लॉन्गस मसल को सप्लाई करेगा, फिर ग्रेसिलिस को सप्लाई करता है, और उसके बाद ये सबसार्टोरियल प्लेक्सस का पार्ट बन जाता है। सबसार्टोरियल प्लेक्सस क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे एडक्टर ब्रेविस को दोनों मसल ही सप्लाई कर रहे हैं, बट ये फिर भी एडक्टर ब्रेविस कोई हाइब्रिड मसल नहीं होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर एक मसल सप्लाइड होता है दो नर्व से तो उसको हाइब्रिड मसल कहते हैं, लेकिन ये हाइब्रिड मसल नहीं होता है। ये हाइब्रिड मसल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर इसका एंटीरियर डिवीजन को सप्लाई करे तो पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई नहीं करेगा, अगर पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करे तो एंटीरियर डिवीजन सप्लाई नहीं करेगा। तो ये हाइब्रिड मसल नहीं है, एडक्टर मैग्नस होता है हाइब्रिड मसल्स। ठीक है, क्यों होता है तुम्हें पता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कोर्स के बारे में देख लेना कि यहाँ पे लिखता है कि कौन बिहाइंड द एडक्टर लॉन्गस और ग्रेसिलिस से ये पास हो रहा होता है। यहाँ पे लिखा है कि बिहाइंड द एडक्टर ब्रेविस से पास हो रहा होता है उसका पोस्टीरियर डिवीजन। ये सब डिटेल में देख लेना, बाकी अगर इतना नहीं भी लिखोगे सब डायग्राम और थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एडक्टर केनाल के बारे में बेसिकली। ठीक है, या फिर हंटर्स केनाल या फिर इसको सबसार्टोरियल केनाल भी कहते हैं। तो इसके अंदर में अभी मैंने तेरे को बताया था कि कुछ सबसार्टोरियल प्लेक्सस होता है, वो इसी में आता है। सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ये चीज़ें होती क्या है, जैसे कि एंटेरो लेटरल पार्ट कौन बना रहा है, फिर उसके बाद इसका मीडियल पार्ट कौन बना रहा है, और एक पोस्टेरो मीडियल पार्ट कौन बना रहा है। ठीक है, तो एंटेरो लेटरल पार्ट इसका कौन बनाता है, तो वेस्टस मीडियालिस। एंड मीडियल पार्ट कौन बना रहा है, सार्टोरियस मसल, और इसका पोस्टेरो मीडियल पार्ट कौन बना रहा है, एडक्टर लॉन्गस मसल। इसमें कौन कौन सा नर्व प्रेजेंट रहता है बेसिकली, तो इसके अंदर में जो नर्व्स प्रेजेंट रहते हैं उसकी बात करते हैं हम लोग। तो सेफेनस नर्व होगा, नर्व टू वेस्टस मीडियालिस होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे को फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो है ना, ये इसका रूफ बनाता है, ये सबसार्टोरियल प्लेक्सस मीडियल साइड में। तो सबसार्टोरियल प्लेक्सस में कौन कौन सा नर्व आता है, कौन कौन सा नहीं आता है, याद कर लो कौन कौन सा नर्व आना चाहिए, बताओ। सबसार्टोरियल प्लेक्सस में बेसिकली तुम्हारा आता है मिडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, फिर आता है तुम्हारा एक सेफेनस नर्व, और एक आता है तुम्हारा ऑप्टोरेटर नर्व। अभी अभी हमने पढ़ा था ऑप्टोरेटर नर्व का एंटीरियर डिवीजन जो है वो सप्लाई कर रहा था बेसिकली सबसार्टोरियल प्लेक्सस को, मतलब उसका एक पार्ट बना रहा था सबसार्टोरियल प्लेक्सस का। तो वो भी हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे तीन नर्व बेसिकली मैंने बोला कौन कौन सा आता है, एक होता है मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, एक होता है तुम्हारा सेफेनस नर्व, एक होता है तुम्हारा एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ऑप्टोरेटर नर्व। ठीक है, अब इसके कंटेंट की बात करते हैं कि इसके कंटेंट में क्या क्या आता है। इसका कंटेंट जो होता है बेसिकली इसमें फेमोरल वेन होता है, फेमोरल आर्टरी होता है, और इसमें आता है तुम्हारा ये नर्व टू वेस्टस मीडियालिस, और ये होता है सेफेनस नर्व जो भी हमने पढ़ा था वो सारा है। फेमोरल वेन बेसिकली क्या होता है कि ऊपर में तो इसके पोस्टीरियर रहेगा पर नीचे आने के बाद इसका लैटरल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फेमोरल आर्टरी होती है इसका ब्रांचेस निकलता है, एक मस्कुलर ब्रांच निकलेगा और ये आगे जाके डिवाइड होकर तुमको तुम्हारा दो ब्रांच देता है। पहले तो जेनिकुलर डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी निकलता है, इसका दो ब्रांच होता है, एक मस्कुलर आर्टरी मतलब एक मस्कुलर आर्टरी का ब्रांच हो जाएगा मतलब मस्कुलर आर्टरी, और एक हो जाएगा तुम्हारा सेफेनस आर्टरी। अब यहाँ पे जो तुम्हारा ये होता है नर्व टू वेस्टस मीडियालिस के लेटरल साइड में होता है इसके फेमोरल आर्टरी के, और ये जो सेफेनस नर्व होता है वो उसके एंटीरियर साइड में होता है और लेटरली टू मीडियल आ रहा होता है, लेटरल से मीडियल साइड को कवर कर रहा होता है ये। उसके बाद इसके हम लोग एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोरेटर नर्व भी देख सकते हैं कि हमारा एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोरेटर नर्व है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टोरेटर नर्व है जो यहाँ से यहाँ निकल भी रहा है। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखो।
अब हम लोग इसे पढ़ेंगे फेमोरल नर्व के बारे में। तो फेमोरल नर्व जो होता है बेसिकली L2 L3 L4 के डिवीजन से आता है, यहाँ से निकलता है। उसके बाद ये क्या करेगा, जाके सप्लाई करता है बेसिकली इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करेगा, इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन आएगा। एक क्वेश्चन आता है कि कौन मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करने से पहले, ये इंग्वाइनल लिगामेंट तुम्हें पता है कि ऊपर से एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और ये प्यूबिक ट्यूबरकल से जुड़ा हुआ रहता है। इसके आने से पहले ही तुम्हारे वो दो मसल को सप्लाई करता है। एक मसल होता है इलियाकस मसल और एक मसल होता है तुम्हारा पेक्टिनियस मसल। बहुत सारे लोग बोलेंगे पेक्टिनियस मसल तो इधर आ रहा है, लेकिन उसके लिए जो ब्रांच है वो तो ऊपर ही डिवाइड हो गया ना। तो पेक्टिनियस मसल के लिए और इलियाकस मसल का जो मसल के लिए जो नर्व सप्लाई कर रहा है बेसिकली, उसका डिवीज़न पहले ही आ चुका है। इंग्वाइनल लिगामेंट एंटर करने से पहले वो किन दो मसल को सप्लाई करता है, इलियाकस और पेक्टिनियस। उसके बाद ये नीचे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंटीरियर डिवीजन और एक होता है उसका पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो होता है बेसिकली वो उसका सप्लाई करता है किसको, सार्टोरियस मसल को। एक ही मसल को सप्लाई कर रहा है एंटीरियर डिवीजन, लेकिन पोस्टीरियर डिवीजन देखो कितने सारे मसल को सप्लाई करेगा। ये तुम्हारा सप्लाई करेगा रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, मीडियलिस, इंटरमीडियस और फिर उसके बाद आर्टिकुलरिस जेनुस मसल को सप्लाई करता है। तो एक तो इसका देखोगे ना तो इसका पोस्टीरियर डिवीजन ही दोनों हिप जॉइंट को भी और नी जॉइंट को भी सप्लाई कर रहा है। देखो सबसे पहले इसका आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द हिप जॉइंट होगा, फिर लास्ट में जाके ये नी जॉइंट को भी सप्लाई कर देता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसका एक और ब्रांच आता है, उसको कहते हैं सेफेनस नर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिसका एंटीरियर डिवीजन है उसमें भी दो ब्रांचेस निकल कर आती हैं। एक होता है मिडिल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई और एक होता है इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। बस इतना याद रखना है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेमोरल आर्टरी के बारे में। तो फेमोरल आर्टरी बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि सबसे पहले तुम्हारा कॉमन इलियाक आर्टरी आता है। कॉमन इलियाक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी ही बेसिकली आगे जाके फेमोरल आर्टरी बनाती है तुम्हारी। फेमोरल आर्टरी बेसिकली तुम्हारा एकदम जो वो होता है ना इंग्वाइनल लिगामेंट, उसके थिक मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे ही वो एंटर करेगा फेमोरल ट्रायंगल के अंदर में। ये एंटर करने के बाद तुम्हारा पूरा फेमोरल ट्रायंगल के एपेक्स तक जाएगा, फिर और नीचे जाता है, फिर एडक्टर हाइटस तक जाता है। फिर एडक्टर हाइटस तक इसका पूरा कोर्स होता है। उसके बाद वो जब पोस्टीरियरली निकलता है तो पॉप्लेटियल आर्टरी बन जाता है। पर अभी के लिए याद रखो कि फेमोरल आर्टरी सबसे पहले एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी से आया। कोर्स लिख देना जो मैंने बताया अभी। उसके बाद यहाँ पे सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक ब्रांचेस देता है। देखो 3 सुपरफिशियल और 3 डीप, बस इतना याद रखना है। 3 सुपरफिशियल में कौन कौन सा होता है, एक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और एक होता है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, ठीक है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल 3 कौन कौन सा हो गया, एक एपिगैस्ट्रिक वाला, एक सर्कमफ्लेक्स वाला और एक एक्सटर्नल पुडेंडल, ठीक है। किसको किसको सप्लाई कर रहा है वो बाद में देख लेंगे, मतलब वो तो देखने की बात है। फिर डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आ गया और फिर उसको डीप में हमारे पास 3 होता है, एक होता है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, एक होता है प्रोफंडा इलियाक फेमोरल आर्टरी और एक होता है मस्कुलर ब्रांच। ये जो प्रोफंडा इलियाक फेमोरल आर्टरी होता है लार्जेस्ट ब्रांच होता है और ऑलमोस्ट ये सारे कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई कर रहा होता है। पुडेंडल कभी भी आया ना, मतलब ये नहीं सॉरी, मतलब यहाँ पे जो पुडेंडल आ रहा है तेरा डीप एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, वो थोड़ा थोड़ा जेनेटिलियर ऑर्गन से ही मतलब रिलेटेड है थोड़ा। देखो जो एक्सटर्नल पुडेंडल सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल होता है वो जेनेटिलियर ऑर्गन को सप्लाई करता है, और जरा डीप एक्सटर्नल पुडेंडल होता है वो बेसिकली मेल के अंदर में स्पर्मेटिक कॉर्ड और फीमेल के अंदर में राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस को सप्लाई करता है। फिर उसके बाद हमारा ये सारा चीज़ आता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कि कौन कौन किसको सप्लाई करता है। मस्कुलर ब्रांच तुम्हारा सारा मतलब मसल्स ऑफ द थाई को सप्लाई करता है बेसिकली, और सारा को तो पता नहीं पर मस्कुलर ब्रांचेस बेसिकली वो सप्लाई कर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और एक आता है तुम्हारे पास सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स। उसके जो तुम्हारा सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स होता है वो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी बेसिकली जो होता है ना वो इलियाक रस को सप्लाई कर रहा है, और जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है वो तुम्हारा सप्लाई करता है किसको, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को। बस इतना याद रखो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेमोरल ट्रायंगल के बारे में। तो फेमोरल ट्रायंगल बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होता है, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक इंग्वाइनल लिगामेंट आ रहा होता है जो इसका बेस फॉर्म करता है। इसका जो लेटरल बाउंड्री होता है वो मिडिल बॉर्डर ऑफ द सार्टोरियस मसल फॉर्म करता है, और जो इसका मिडिल बाउंड्री होता है वो इसका मिडिल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस फॉर्म करता है। इसका फ्लोर बेसिकली 4 मसल्स मिलकर बना रहा होता है। एक होता है तेरा एडक्टर लॉन्गस, फिर पेक्टिलियस, फिर उसके बाद स्वास मेजर, फिर एक इलियाकस, ठीक है। ये चारों मसल्स याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रूफ की। तो रूफ में बेसिकली क्या क्या बना रहा होता है, तो रूफ की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखो एक ग्रेट सेफेनस वेन होगा, फिर जो इधर निकल रहा है ये हो जाएगा सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल्स, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेसल्स और हो जाएगा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल। ऊपर में सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, इस साइड में तुम्हारा आ जाएगा सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल्स। ये इस साइड का मतलब क्या, मीडियल साइड ही होगा ना ये, क्योंकि देखो यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन लैटरली होगा। तो सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेसल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेसल्स, ठीक है। और यहाँ पे लिम्फ नोड भी होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो ये तुम्हारा रूफ बना रहा होता है। रूफ कौन कौन बना रहा है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल ऊपर में, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल तुम्हारे इधर मीडियल में, और फिर सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेसल्स लेटरल में, और एक ग्रेट सेफेनस वेन बना रहा है तुम्हारे नीचे, और साथ में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड तुम्हारा प्रेजेंट होता है। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे।
फिर बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। कंटेंट में हमारा क्या क्या आता है, ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई आता है, फिर आता है फेमोरल नर्व, फिर आता है तुम्हारा फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ में क्या कंटेंट आता है वो भी इसमें लिखना होगा फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट में, बट इसमें तुम्हें समझ में आया कि सबसे पहले लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई आएगा, ठीक है। और फेमोरल नर्व बेसिकली ना, अगर तुम इसमें देखोगे तो 4 नर्व देखने को मिलता है इसमें। एक तो तुम्हारा लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, फिर आता है तुम्हारा फेमोरल नर्व, फिर आता है तुम्हारा नर्व टू पेक्टिनियस, और फिर एक और नर्व आता है तुम्हारा फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व। बट अभी हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बस इन जनरल मैंने बता दिया कि ये नर्व आता है। बट यहाँ पे अगर तुम कंटेंट बेसिकली देखोगे तो जो तुम्हारा फेमोरल शीथ के बाहर है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, और एक हो जाएगा फेमोरल नर्व, और एक फेमोरल शीथ का कंटेंट जो आ रहा है वो अलग। जो बेसिकली तुम्हारा फेमोरल शीथ का जो कंटेंट आ रहा है वो उसमें देखोगे तो इसमें 3 कंपार्टमेंट होता है, लैटरल, मिडिल और मीडियल कंपार्टमेंट। लैटरल कंपार्टमेंट जो बेसिकली होता है उसके अंदर में क्या क्या आएगा तुम्हारे पास, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व, और एक आता है तुम्हारे पास फेमोरल आर्टरी। मिडिल कंपार्टमेंट में तुम्हारा क्या आता है, मिडिल कंपार्टमेंट में तुम्हारे पास आएगा फेमोरल वेन। और जो तुम्हारा मिडिल कंपार्टमेंट होता है उस मिडिल कंपार्टमेंट में तुम्हारे पास आता है लिम्फ नोड ऑफ द क्लोक्यूट या फिर रोजेनम्यूलर, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा ये मिडिल कंपार्टमेंट ही होता है ना, इसी मिडिल कंपार्टमेंट को हम लोग फीमोरल कैनाल कहते हैं। फीमोरल कैनाल बेसिकली क्या होता है ना कि ये किससे कवर्ड है बेसिकली बताओ। फीमोरल कैनाल बेसिकली कवर्ड होता है एंटीरियर साइड में तुम्हारा इंग्वाइनल लिगामेंट से, पोस्टीरियर साइड में तुम्हारा पेक्टिनियस से। ये इसका लेटरल साइड है, लेटरल साइड उस सेप्टा से कवर्ड होता है जो इसको वेन से, फीमोरल वेन से अलग कर रहा होता है। और इसका जो मीडियल साइड होता है बेसिकली उसमें लेक्यूनार लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ये तुम फीमोरल हर्निया में पढ़ोगे तो उसका क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो लेक्यूनार लिगामेंट होता है बेसिकली जब हर्निया होता है तो बहुत सारे सर्जन लोग को लेक्यूनार लिगामेंट को कट करना पड़ता है और उसको ब्रॉड करना पड़ता है बेसिकली, जो तुम्हारा फेमोरल रिंग है उसको। बट कभी कभी ना कुछ लोगों में, बहुत ही कम लोगों में, अराउंड 20% या उससे भी कम लोगों में के अंदर में एबरेंट ऑब्टरेटर आर्ट देखने को मिलता है कि इसी के साइड में प्रेजेंट होता है। और अगर गलती से सर्जन ने इसको कट कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा हैमरेज देखने को मिल सकता है और एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाता है। बट तो इसलिए सर्जन को बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। उसके बाद अब एक लास्ट टॉपिक है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड बेसिकली कहाँ कहाँ होता है तो तुम देखोगे यहाँ पे कि तुम्हारा बेसिकली ये टी शेप फॉर्म कर रहा होता है, थाई में ही होगा ना ऑब्वियसली। और यहाँ पे देखो 3 टी शेप जो बना रहा है इसमें एक वर्टिकल पार्ट है, एक अपर लेटरल पार्ट है और एक अपर मिडियल पार्ट है। इनका नंबर साइज सब वेरिएबल होता है। इनका कौन बाउंड्री बना रहा है तुम देख सकते हो, जैसे सार्टोरियस, जैसे अडक्टर लॉन्गस, जैसे लग रहा है फीमोरल कैनाल के अंदर में। तो फीमोरल कैनाल के अंदर तो मैंने कंटेंट में बताया था अभी, क्या मैंने रूफ में बताया था क्या अभी कि सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, तो ये वही तो है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज़ को ड्रेन करा। अभी यह वर्टिकल है तो ये लोअर लिम्फ को ही बेसिकली ड्रेन करता है। अपर लेटरल पार्ट है तो ये ग्लूटियल रीजन को ड्रेन करता है। और एक बेसिकली जो ये ड्रेन कर रहा होता है वो होता है तुम्हारा इंफ्रा अम्बिलिकल पार्ट को। इंफ्रा अम्बिलिकल पार्ट बेसिकली क्या होता है कि जो अम्बिलिकस होता है तुम्हारा, अम्बिलिकस पता है ना, नेवल अम्बिलिकस जो भी, उसके नीचे में, उसके ऊपर नहीं कट करना, उसके नीचे में बेसिकली तुम कट करोगे तो। और फिर उसके बाद देखो जैसे कि ये है तो दिस इज़ योर नेवल। अब इसके अंदर में तुम जब इसको कट करोगे या फिर अम्बिलिकस, इसे कहते हैं इंफ्रा अम्बिलिकल पार्ट। इसका एक लेटरल पार्ट होता है, एक मीडियल पार्ट होता है। तो इसका जो बेसिकली लेटरल पार्ट होता है वो ड्रेन करता है कौन, अपर लेटरल वाला पार्ट। अपर मीडियल पार्ट जो होता है इंफ्रा अम्बिलिकल का, मीडियल पार्ट ड्रेन करेगा, साथ में टर्मिनल एंड ऑफ द यूरेथ्रा और एनाल कैनाल और वेजाइना, ये सबको भी वो ड्रेन करता है बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर में बस इतना ही पढ़ना है, और थोड़ा बड़ा अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो खुद से लिख लेना और क्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। इसमें हर एक टॉपिक है ऑलमोस्ट जो आपको लोअर लिम में पढ़ना है। इतना पढ़ के आप आराम से पास हो सकते हो, लोअर लिम का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा एटलीस्ट, अगर ये अच्छे से हो गया तो, जो इंपॉर्टेंट है बेसिकली जो एग्जाम में आने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।